हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट हैं, मतलब अभिग्रहित हैं, उनको देखेंगे। आपको हम एक बात बताएं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो एक तरह से एजम्पशन है किसी भी गैस के मोशन को समझने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए या उसकी मोशन को देखने के लिए कई सारे पोस्टुलेट या कई सारे एजम्पशन किए, मतलब कई सारी मान्यताएं मानी। जैसे, वैसे तो हम सब कुछ लिखवाएंगे पर आपको बता दें, जैसे कि उसमें ये माना गया कि जैसे जो आपके कंटेनर का वॉल्यूम है उसकी तुलना में आपके मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इसके अलावा आपके मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका T बराबर 0 केल्विन पर जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगी या उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट T बराबर 0 केल्विन। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो यदि आपस में टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, अब चाहे कोलिजन खुद आपस में कर रहे हों या दीवार से कर रहे हों, कंटेनर की जो वॉल होगी चाहे उससे कोलिजन कर रहे हों, लेकिन होने वाली जो कोलिजन होगी वो कैसी होगी? इलास्टिक होगी, मतलब उसमें मोमेंटम और एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि गैस जो है प्रेशर लगा रही है या गैस ही प्रेशर जनरेट कर रही है, तो उसका लॉजिक उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि आपका जो पार्टिकल है, गैस का जो पार्टिकल है, वो कंटेनर से लगातार क्या कर रहा है? कोलिजन कर रहा है। तो जब कंटेनर से कोलिजन करता है तो वहाँ एक एरिया है और वो क्या लगा रहा है? मोमेंटम में चेंज करके फोर्स लगा रहा है। तो क्या जनरेट हो रहा है? प्रेशर। तो इस तरीके के कुछ एजम्पशन हैं जिनको हम मान लेते हैं। चलिए, तो आप लिखिएगा पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऐसा करें, पहले लिख लें KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसके नीचे लिख दें अभिग्रहित या पोस्टुलेट। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स या अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन, अंतराण्विक बल नहीं लगता है। और इसी के बेस पे हमने क्या समझाया था कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वे कैसी होगी? 0 होगी। हम रिपीट कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो आपके गैस के अणुओं की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आती है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन वो लग ही नहीं रहा है, फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। इसका मतलब हमारे आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमने अच्छे से देखा कि काइनेटिक एनर्जी केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। चलिए, तो दूसरा पोस्टुलेट यहीं से तैयार होता है। आप लिख लें खुद, क्या लिखोगे? गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा केवल ताप से प्रभावित होती है। तीसरा लिखेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली टेम्परेचर। चलिए, इसके अलावा तीसरा एजम्पशन देखें। यहाँ मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यहाँ आइडियल गैस के अणु केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ट्रांसलेशन मतलब स्थानांतरीय ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरीय गति करते हैं। ये इसने कहा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या माना कि गैस के पार्टिकल केवल और केवल ट्रांसलेशन मोशन करेंगे, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? केवल और केवल 3, ये ध्यान रखना। और गामा कितना होगा? 1+2/f, मतलब 1+2/3, और ये आ गया 5/3, दैट इज 1.67। ठीक है, चलिए, गामा का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि CP/CV होता है,
देखो चौथा एजम्पशन क्या है। चौथा एजम्पशन बड़ा सिंपल सा है कि हमारा जो लिख लो अब इसमें गैस के अणुओं का आयतन, गैस के अणुओं का आयतन, कुल आयतन, ऐसा करो कुल की जगह कोष्टक में ये लिख लो, पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। क्या लिखेंगे? गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इसके अलावा पांचवा लिखो, गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब ग्रेविटी जो होती है वो नेगलेक्ट लगती है। पार्टिकल बहुत छोटे से हैं, बहुत टिनी पार्टिकल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गैस के मॉलिक्यूल्स पर या गैस के पार्टिकल्स पर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट लिखें, छठवा क्या लिखोगे? लिखिए आप, गैस के अणुओं के मध्य तथा गैस के अणु तथा दीवार के मध्य, रिपीट कर रहे हैं, गैस के अणुओं के मध्य तथा गैस के अणु और वॉल जो है दीवार के मध्य होने वाला कोलिजन या होने वाली टक्कर इलास्टिक होती है, मतलब प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, ये बात आप लिख लें। कैसी कोलिजन होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। और नीचे लिख लेना, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि P इनिशियल बराबर होगा P फाइनल के, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल बराबर किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। मतलब कोई भी उसमें लॉस नहीं होता है, ना तो काइनेटिक एनर्जी का होता है और ना ही कोई, मतलब टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी आप एजम्पशन मान सकते हैं। और क्या एजम्पशन मान सकते हैं? कि आइडियल जो गैस होगी वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और शायद हमने लिखवा भी दिया है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन द प्रेशर। और क्या लिख सकते हो आप? वॉल्यूम हो गया, ग्रेविटी हो गई, और हमारे कौन से काम का चीज़ है? ट्रांसलेशन मोशन, इलास्टिक कोलिजन, बस यही होते हैं। और क्या होते हैं? हाँ, एक और लिख लो, एक लास्ट लिखवा देते हैं कि गैस के द्वारा लगाया जाने वाले दाब का कारण, क्या लिखेंगे? गैस के द्वारा लगाए जाने वाले दाब का कारण गैस द्वारा दीवार से की जाने वाली टक्कर होती है। गैस दाब कैसे लगाती है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी पात्र है, कोई कंटेनर है, और यहाँ पार्टिकल जो है इसे टकराता है और टकरा के वापस भी आएगा, तो क्या हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है। मतलब कोई भी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मान लो आप, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो क्या होगा? मोमेंटम जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। माना इस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम कितना मान लें? P है, और इसका फाइनल मोमेंटम भी कितना मान लें? क्यों? P है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन डायरेक्शन में कैसा होगा? उल्टा। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा P इक्वल टू माइनस P और P दैट इज माइनस 2P। अब कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? प्रेशर। और यहाँ क्या होगा? कोई ना कोई एरिया होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाएगा? सॉरी, मूवमेंट चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? फोर्स। और फोर्स लगेगा किसी एरिया पे, तो क्या होगा? हमारा प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, यह है प्रेशर। तो ये रीजन है छोटा सा। तो ये छोटी छोटी सी एजम्पशन है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक लास्ट और लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट T बराबर 0 केल्विन, लिखो T बराबर 0 केल्विन पर गैस के अणु स्थिर हो जाते हैं या उनके वेग का मान 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। ये छोटे छोटे से एजम्पशन आप याद रखिएगा, यदि कोई पूछ ले कि इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 3 तरह के वेलोसिटी पे। कौन कौन सी? एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक है RMS वेलोसिटी, एक है एवरेज वेलोसिटी, और सर बहुत है। और इसके अलावा हम छोटी से साउंड के लिए भी पढ़ लेंगे। वैसे तो साउंड की जो वेलोसिटी डिटेल में आने वाली है वेव में, बट फिर भी अभी आपको समझा दिया जाएगा। देखो ध्यान से बोर्ड पे, सबसे पहली जो वेलोसिटी है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है एवरेज वेलोसिटी, मतलब औसत वेग। ठीक है, और औसत जो वेग है जिसको हम VAB से लिखेंगे। चाहें तो ध्यान रखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी शो करता है कई सारे
जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो जैसा भी आप नोटेशन देना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला है वो आप सबने पढ़ा होगा, 8 kBT/π अब यहाँ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम बताइए, क्या कह रहे हो आप? स्मॉल एम है गैस के एक अणु का द्रव्यमान। ये बस इंपॉर्टेंट है। हम बस यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि एक अणु का पूछ रहा है वेलोसिटी, आप 1 मोल का लिख दिए। तो ये वेलोसिटी किसके लिए है? एक अणु के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आप कहोगे सर ठीक है एक अणु वाली बात, तो बताइए n अणुओं के लिए 1 मोल के लिए क्या लिखेंगे? तो देखो आप बताइए क्या लिख सकते हैं। रूट, ध्यान से समझना भाई, 8/π लिख दें, यस सर। ऊपर और नीचे Na आवोगा तो संख्या का गुणा कर दें यदि आपकी परमिशन हो तो, और क्या आ जाएगा? T। जरा बताइए क्या आप Na और Kb को, कल हमने समझाया था, इसको R लिखा जा सकता है, गैस कांस्टेंट, और Na/m मतलब एक अणु का द्रव्यमान है, और आवोगाद्रो की संख्या का गुणा कर दें, मतलब कितने पार्टिकल है हमारे पास? Na। तो ये हो जाती है मोलर मास या एटॉमिक वेट के इक्वल, अणु भार के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट 8RT/M। ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए बरा बताइए? ये है 1 मोल। देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, हम बताते हैं, रुक जाइए। एक तरीका और है, क्या लिखेंगे? 1 मोल के लिए, रुको हम वापस से इसको समझाते हैं। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। क्या तरीका है दूसरा? देखो सर, हम जानते हैं R बराबर होता है Na/Kb, और सर हम ये भी जानते हैं कि Kb बराबर होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा? R/Na। तो आप ऐसा करो, यहाँ Kb बराबर R/Na लिख दो, तो Na/m तो हो जाएगा m, और ऊपर आ जाएगा R, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि कल हमने जब आपको समझाया था आदर्श गैस, तब इसके बेस पे समझाया था। अब सर जब RT लिख सकते हो, अच्छा यदि n मोल के लिए आ जाए तो सर बस n लगा देना है, 8nRT/πM। अच्छा सर 1 मोल के लिए वापस लिखा जरा एक बार। हाँ सर 1 मोल के लिए Pb बराबर सर RT आएगा, क्योंकि n बराबर तो कितना है? 1 मोल है। तो Pb बराबर RT है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बी एवरेज 1 मोल के लिए ध्यान रखना, रूट 8/π Pb/m लिख सकते हैं। किसके लिए है? 1 मोल के लिए, ठीक है। हाँ जी, देखो इधर बाद में लिखना सब, रुक जाओ 1 मिनट। 8/π Pb/m। अब बताओ हमको एक बात, सर 8/π को ऐसे लिख दें और इधर लिख दें Pb/m, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स हैं, ये हमारी संख्या हो रही है। इसका वैल्यू होता है 1.589 के आसपास, हम 1.59 लिख दें, और हम अगले स्टेप में इसको 1.6 के आसपास लिख देंगे, जिससे याद हो जाए। और देखो इधर बोर्ड पे ध्यान से समझना, सर रो घनत्व होता है m/b, लेकिन ये क्या है? b/m है। तो जरा बताइए यदि आपकी सहमति हो तो ऐसा लिख सकते हो क्या? यस सर, कई जगह ध्यान रखना रो को d से लिखा हुआ है, डेंसिटी कहते हैं उसको, पर कोई बात नहीं, जैसा भी आपको पसंद हो, लेकिन समझ में आना चाहिए डेंसिटी कहाँ से आ रही। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? औसत वेग के फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली किसके फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं? एवरेज का तो हो गया, RMS वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो RMS का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप खुद ऐसे ही लास्ट तक बना के लेके आओगे, एक मॉलिक्यूल के लिए, 1 मोल के लिए, n मोल के लिए, और डेंसिटी तक लेके आओगे। फिर हम आपको ग्राफ सिखाएंगे। देखो यहाँ भी हम ग्राफ बता सकते हैं, ध्यान से समझना। अब जैसे ये बी एवरेज है, तो बी एवरेज जो डिपेंड किस पे कर रहा है? टी पे भी कर रहा है डिपेंड, इसके एम पे भी कर रहा है, रो पे भी कर रहा है, तो इसका ग्राफ हम यहाँ भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। तो जो ग्राफ हम बनाएंगे वो रूट मीन स्क्वायर में ही बनाएंगे। बात आया समझ में? यहाँ भी बना सकते हैं, सेम ग्राफ वहाँ बनेंगे,
लेकिन रूट मीन स्क्वायर के साथ बनाएंगे तो वो याद रह जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। आप हमको क्या करके बताओगे, इसको समझ लो पहले इसका फिजिकल मीनिंग, बहुत सारे बच्चों को तो आता है। रूट मीन स्क्वायर करना उल्टा होता है, पहले स्क्वायर करना होता है, फिर मीन करना होता है, फिर रूट लेना होता है। जैसे माना पहले पार्टिकल की एनर्जी, माना पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1, फिर v2 हो गई, फिर v3, तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करो, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, फिर मीन लो, मतलब माध्य लो। माध्य कैसे लेते हैं, माध्य लेते हैं ऐसे, माना हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं, bn का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे आ जाएगा n, ठीक है। और ऊपर क्या ले लिया हमने, रूट। तो पहले क्या किया, स्क्वायर किया, उसके बाद मीन लिया, फिर क्या लगा दिया, ऊपर रूट लगा दिया। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये पहले हमको स्क्वायर करवाने की कहता है, फिर माध्य लेने की कहता है, फिर रूट लेने की कहता है। और हम सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लिखे हैं, तो VRMS बराबर आता है 3kBT/m। आप हमको बताइए कि एक अणु के लिए है या एक मोल के लिए है। तो आप कहेंगे सर ये तो एक अणु के लिए है, क्योंकि m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान है। और हम चाहते हैं कि आप इसको इसी फॉर्मेट में तैयार करें और लेके आए नीचे आंसर √3p/, यहाँ तक लेके पहुँचें। इसको फटाफट जल्दी करें, बीच में आपकी मुलाकात इससे भी होगी। चलिए ठीक है, तो क्या पता चल रहा है ज़रा बताएंगे हमको। सर ये पता चल रहा है कि BRMS प्रोपोर्शनल टू 1/, एक तो √m के भी है, दूसरा BRMS जो प्रोपोर्शनल है वो प्रोपोर्शनल टू √T के भी है, और BRMS प्रोपोर्शनल 1/√ρ के भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलो हटा दें इसको। अब हम थोड़े थोड़े से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ किस तरह से हमारे डिज़ाइन होने वाले हैं समझें आप। ग्राफ हमारे बनने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये है टेम्परेचर, मान पहले टेम्परेचर का बना लेते हैं, ये लो जी। और ये क्या है हमारी VRMS, यहाँ पे आप VMP भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप V एवरेज भी लिख सकते हो। क्या कर रहे हो सर, यह है एवरेज वेलोसिटी जो पढ़ा दी, ये जो चल रही है RMS वेलोसिटी, और यह है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब अधिकतम संभाव्य चाल, पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं उसको। तो अभी उसको हम पढ़ाने वाले हैं, रिलैक्स रहें, मतलब ग्राफिक जैसा बनेगा। तो देखो ध्यान से, हमारा जो ग्राफ है BRMS का, BRMS जो प्रोपोर्शनल है वो प्रोपोर्शनल टू T नहीं है। यदि T होती तो ग्राफ बन जाता सीधा, लेकिन √T होने की वजह से या इसकी घात 1/2 होने की वजह से जो ग्राफ है वो T की तरफ झुकेगा और इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, क्या बनेगा, घटता हुआ जाएगा। ये ग्राफ किसका है भाई, ये है T का ग्राफ। चलो ओके सर, एक बात बताओ, देखो एग्जाम पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चे इतनी ज़बरदस्त गलती करते हैं, इतनी ज़बरदस्त गलती कि सिलेक्शन कहाँ से होगा, ये दे दिया था एग्जाम पेपर में, और सब बच्चे इसको टिक करके आए थे। अरे भैया यहाँ T है इसलिए ग्राफ झुकाता है, यहाँ तो √T है, और हमको क्या पता चल रहा है कि BRMS प्रोपोर्शनल तो √T ही होता है, तो लाइन बनेगी सीधी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करो, इन चीज़ों की बड़ी तकलीफ होती है आजकल। ठीक है, चलिए बात करें आगे। ओके सर, अभी हम आगे देखते हैं कि BRMS का ग्राफ देखेंगे किसके साथ, हमारे डेंसिटी के साथ। तो लेकिन 1/, डेंसिटी है तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। और यदि आप √ρ में बनाओगे तो भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमणवाती है, लेकिन दोनों में स्लोप का अंतर आ जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ इसी फॉर्मेट का आएगा, घटते हुए का। चलो इसके अलावा हमारा जो ग्राफ है √m का है, तो आप इसको भी VRMS और √m का बनाओगे, सॉरी m का बनाओगे या √m का बनाओगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, आप इसको लिखें और हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आपको बता देते हैं। उसके बाद फिर आपको हम लेके चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और
देखते हैं कितनी टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर में आ रहे हैं, आपको पता चलेगा। आगे बढ़े, चलिए हेडिंग लगाइए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। हाँ जी, चले चाल पढ़ रहे हैं भाई हम, चाल, ठीक है। क्या लिखेंगे? मोस्ट प्रोबेबल क्या है? VMP। क्या होती है VMP? देखो VMP जो होती है वो होती है √2kBT/m, ये होती है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं VMP बराबर, ये तो लिख दो यहाँ पे 1 अणु या एक कण के लिए, 1 अणु के लिए, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि m क्या एक अणु का द्रव्यमान है। अब इसको आप सीधा सीधा देखो ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा नखरे और करने की क्या ज़रूरत है, अब तुम समझ ही गए होंगे। ये है 1 मोल के लिए, ठीक है। चलिए V मोस्ट प्रोबेबल हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2p/ρ लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले सर ये लिख लिए तो मज़ा आ जाता। चलो आपकी सहमति में हमारी सहमति है, तो 2p/ρ ग्राफ वैसे ही बनेंगे। अब एग्जाम पेपर में क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कि इनका रेशो बताइए, किसका? रूट मीन स्क्वायर का, एवरेज का और मोस्ट प्रोबेबल का, और साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जो है क्या चल रहा है, दुनिया में चल रही है थर्मोडायनामिक्स, जो हम और आप पढ़ रहे हैं। हमारी दुनिया आप हैं और आप हमारी दुनिया हैं और हम तुम्हारी दुनिया है, ऐसा कुछ है। आ जाओ वापस समझते हैं चीज़ें क्या चल रही है। VMP नहीं, सबसे पहले हमने एवरेज पढ़ा था, तो एवरेज की बात कर लेते हैं। V एवरेज क्या है भाई? √8, हाँ जी, kBT/m, हाँ जी, VRMS। यदि कोई बुरा ना माने बस, क्योंकि बुरा मानते ही मामला जो है वो फिर खतरे में आ जाता है। चलो बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, मानना ही नहीं है। BRMS 3kBT/s, हाँ जी, 3RT/1, 1.732 होता है इसका वैल्यू, √3 का आप सब परिचित हैं, ठीक है। चलिए V मोस्ट प्रोबेबल 2kBT/s, हाँ जी बताइए, 2RT/m, p/ρ भी लिख सकते हैं, हाँ जी, √2 का वैल्यू 1.414, तो RT/m। अब खुद बता दी सबसे बड़ा कौन है दुनिया में? सबसे बड़ा क्या लिख दिया, ये बस यही है जो है, क्या सबसे बड़ा RMS, उसके बाद एवरेज, उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबल। ये याद रखना है, राम के नाम से याद रखना है। किसके नाम से? राम के नाम से। रामा मतलब राम, आर मतलब लिख लो, आप कहोगे सर जी आर का मतलब रूट मीन स्क्वायर, ए का मतलब वी एवरेज, एम का मतलब वी मोस्ट प्रोबेबल। चलो साहब इन फटाफट इनको लिख लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। हाँ जी चलो देखिए न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, पहला बड़ा साधारण सा है, किस ताप पर या किस ताप के मान पर, चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसके। पहले आप ऐसा करो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, खुद ट्राई करो। किस ताप के मान पर H2 गैस की BRMS स्पीड मतलब रूट मीन स्क्वायर चाल 47 डिग्री पर O2 गैस की BRMS के इक्वल होगी। ये कह रहा है कि ताप का वो मान कैलकुलेट करना है जिस ताप पर H2 गैस की BRMS, ये है RMS किस गैस की? H2 गैस की
हमको वो टेम्परेचर का मान कैलकुलेट करना है जिससे BRMS किसकी O2 के बराबर हो जाए, और ये कितने पे है, ये है T बराबर 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। किस ताप पर H2 गैस की BRMS, किस ताप पर H2 गैस की BRMS 47 डिग्री ताप पर O2 की BRMS के बराबर होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब RT और KT का तो चक्कर है क्या, कुछ नहीं है, दोनों तरफ से कटने हैं, तो KBT अपॉन, नहीं ऐसा करो, क्योंकि इसमें एक पार्टिकल का मास तुमको पता नहीं, अड़ुवार पता है, तो 3RT अपॉन कैपिटल M, लेकिन M किसका, H2 का। टेम्परेचर ठीक है, ये बराबर किसके होना चाहिए, 3RT अपॉन M किसका, ये है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो लिखते हैं, ये O2 का है और ये H2 का जो हमने T मान रखा है, ये कितना है जी O2 का। अब आप बताइए TO2, कई सारे बच्चे 47 रख के कैलकुलेशन किए होंगे, अरे सर ये तो कट नहीं रहा। थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन में काम करते हैं, 47 प्लस, हाँ जी 47 प्लस 120 सॉरी 273 कितना आ गया, 7 280 और 8 और 4 12 320 केल्विन। हाँ जी MH2 बताइए। देखो वैसे तो हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन दो हैं, तो इसका आ जाएगा 2, और MO2 कितना आएगा, 16 दूना 32। चलिए देखो 3R से 3R चला गया दुनिया छोड़ के, तो और रूट से रूट भी चला गया, ठीक है। तो हम सीधा T अपॉन 2 इक्वल टू T कितना है 320 बटे 32। हाँ जी बोलो क्या लिख दें ऊपर 10, T बराबर कितना 20 केल्विन। आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ ले तो कितना लिखोगे 253 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 253 माइनस में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना कैसे पता, देखो किसी भी केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 20 माइनस क्या करोगे 273, कितना बचेगा 63 53, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग और खुद से ट्राई करो। चलो कोई हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। आओ भाई, 27 डिग्री ताप पर O2 गैस की RMS स्पीड याद करो। RMS 27 डिग्री ताप पर। देखो क्वेश्चन आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है हमको एक परमाणु का मास नहीं पता होता, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं BRMS 3RT अपॉन M। इसमें लगभग सबका मास पता होता। 27 डिग्री का मतलब कितना हो गया 27 प्लस 273 कितना 300 केल्विन। 0.15 के चक्कर मत पड़ना, 273.15 लिख रहे हो 15 लिख रहे हो वो ठीक नहीं है, 300 केल्विन के हिसाब से आंसर निकालना और मैच भी करेगा आंसर। हाँ जी 3, देखो R का वैल्यू वैसे होता है 8.31, तो लिख तो आप 8.31 दो, लेकिन आप कैलकुलेशन 8 से भी कर सकते हो। ये कितना है जी, ये है 300 और नीचे कितना है M किसका है, कौन सा गैस है O2 है, तो 32। अब यदि ये 8 है तो 8 4 बार 32, देखो 3 9 900 हो गए, 900 ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 2, ये आ गया 15। आंसर आपका 15 किस में पूछ रहा है भाई, O2 केल्विन, ठीक है। 15 आंसर आ रहा है आपका मीटर पर सेकेंड। BRMS 8.31। चलो आगे बढ़े, ओके 15 लिख दो इसको। हाँ जी, यदि ऑक्सीजन गैस की ताप T पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड B है, ऑक्सीजन गैस O2 गैस के लिए जो BMP है और की ताप पे कितनी है जी V है। यदि ताप को दोगुना कर दिया जाए, T डैश को कितना कर दिया दोगुना, और ऑक्सीजन गैस के एक अणु को ऑक्सीजन परमाणु लिया जाए। अब हम क्या ले रहे हैं, O2 को हम बदल दिए O में, एक परमाणु ले रहे हैं, तो कह रहा है नई BMP डैश क्या होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबल की नई स्पीड क्या होगी, वही 2kBT अपॉन स्मॉल m। तो वही अपन को RT लेना पड़ेगा क्योंकि अपन को कैपिटल M के बारे में इंफॉर्मेशन है।
चलिए जी, ये है BMP, ठीक है। अब हम देखते हैं BMP डैश, हाँ जी, 2RT डैश अपॉन M डैश। तो देखो जी, 2 R तो R है, T डैश कितना है, दुगना कर दिया, अपॉन M डैश क्या है। देखो सर, यदि ये तो शो कर रहा है M को, मतलब 32 को, और ये शो कर रहा है M डैश को, मतलब 16 को, नहीं आया। यदि एक परमाणु है, केवल ऑक्सीजन है तो 16 लिखते हैं, O2 होता है तो 32 लिखते हैं। तो ये किसका है, ऊपर वाला कहाँ, हाँ ये किसका है, ये है O2 गैस के लिए, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 32, कितना लिखेंगे, 32। और ये जो O है मतलब BM डैश, यहाँ कितने लिखेंगे, 32 का आधा मतलब M/2। तो देखो 2 ऊपर चला गया, तो कुल मिला के 4 अंडर रूट में है, और इधर आ रहा है 2RT अपॉन M, तो 2 बाहर आ जाएगा, और हम मतलब डबल हो जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो भाई। हाँ जी, देखो एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3। आप काहे नहीं बोलते हो भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा। और एक बात और देख लो, इस क्वेश्चन में P और 2P वाले खुद कीजिए पहले एक बार, ये रह गया ना अभी, हाँ। और इसका आंसर देखो एक बार, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज कुछ नहीं है वैसे, जो मास हम इस्तेमाल करते हैं ना वो ग्राम में करते हैं। किस में करते हैं सर, ग्राम में। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, इसमें थोड़ा सा तकलीफ हो गया है। क्या हो गया है कि जो मास है ना, ये कैपिटल M बराबर 32 ग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारा जो कैलकुलेशन है लास्ट में मीटर पर सेकंड लिखा है, सब कुछ किस में लिखा है, SI में। तो हमको क्या करना है, ग्राम को केजी में बदलने के लिए यहाँ 10 की गुणा -3 को लेके काम करना पड़ेगा जब कैलकुलेशन आ रही है, और -3 को ऊपर लेके जाओगे ना तो 15 गुणा रूट में 1000 और आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 150 गुणा रूट 10, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3.14 है ना, 15×45, तो करीबन 880 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसको ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये रह गया भाई बीच में, P तथा 2P वाला। P तथा 2P वाला देखो, P तथा 2P दाब वाली आइडियल गैस की RMS स्पीड का रेशो। तो देखो सबसे पहले वो आपको ये समझा रहा है कि RMS जो स्पीड है ना, उसका फॉर्मूला आप केवल ये मत लिखो, वो मना कर रहा है आपसे, क्योंकि उसने P दे रखा है। तो RMS स्पीड का जो फॉर्मूला है वो लिखो आप 3PV/M। अब क्या कह रहा है, P और 2P वाली, तो बस ये जो RMS है ये है P वाली, और ये क्या है RMS, ये है 2P वाली। और हमको क्या पता चल रहा है यहाँ से, हमको पता चल रहा है कि BRMS प्रोपोर्शनल टू किसके, रूट P के। तो क्या लिखेंगे, P/2P। हाँ जी, कितना आंसर आ गया, 1/√2, बस, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर हम आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। फटाफट नोट करो, हटा दें। चलिए लिखिए, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। हालांकि हम थर्मोडायनेमिक्स BSc में पढ़ा चुके हैं, बट यहाँ एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, हो सकता है वहाँ कोई स्टूडेंट ना हो तो उसके लिए बेनिफिट होगा। हाँ जी, मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। क्या है इंग्लिश में, मीन फ्री पाथ। चलिए साहब, क्या होता है अभी समझाया था, गैस का पार्टिकल क्या है, गैस के अणुओं से दीवार से टक्कर करता है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो माना ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवलिंग किया, फिर टक्कर कर लिया, फिर इससे टकरा गया, फिर टक्कर कर लिया, फिर इससे टकरा गया। तो ये जो है ये कहलाएगा मीन फ्री पाथ। सर इसको कैसे समझाएंगे, ये तो आपने चलो बोर्ड पे समझा दिया। तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पार्टिकल चलना चालू किया, चलो ऐसा करें, यहाँ पार्टिकल यहाँ तक चला, फिर टकराया, ठीक है, टकराने के बाद फिर यहाँ आया, फिर टकराया। तो इस टक्कर और इस टक्कर के बीच में जितनी भी वो दूरी चला है वो कहलाएगा माध्य मुक्त पथ। अब इसको क्या करना है, हमको शब्दों में तैयार करना है। तो हम क्या लिखेंगे, गैस के अणु की क्रमागत टक्कर, एक के बाद एक टक्कर, मतलब क्रमागत को क्या कहते हैं, सीक्वेंस,
क्रम से जो टक्कर हो रही है, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल की जो सीक्वेंशियल या क्रमागत टक्कर है, उनके बीच में जो क्रमागत कोलिजन है, उनके बीच में जो भी दूरी तय की जाएगी वो क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो आप सीधा लिखें, लैम्बडा बराबर 1/√2 पाई स्मॉल n डी स्क्वायर। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है इसमें, हम इनके शब्दों का मतलब भूल जाते हैं। n क्या है, हम इसको समझ लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नहीं साहब, ये है एकांक आयतन में, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में, हाँ जी, अणुओं की संख्या। सर ये स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल या गैस के अणु का व्यास। अच्छा सर, लैम्बडा प्रोपोर्शनलिटी जरा शो कीजिए, स्मॉल n और 1/d² और 1/r²। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, क्या हुआ, क्या आया है क्वेश्चन, लिख लो आप लोग, एक क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम पेपर में आया हुआ है। क्या है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे गलत करके आ गए। क्यों गलत करके आ गए, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बस गई थी कि सर लैम्बडा तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के डायमीटर पर, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। वहाँ ऐसे दिमाग में नहीं आता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, आर त्रिज्या के गैस, आर त्रिज्या के गैस के अणु के लिए मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ समानुपाती होगा। ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू r², ऑप्शन बी लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू r, ऑप्शन सी लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/r², लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आप भी समझदार हैं, सी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कैसे आ सकता है। और देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। लिखो, यदि लिखो लिखो लिखो, दो गैसों के माध्य मुक्त पथों, मतलब मीन फ्री पाथ जो बनेंगे, पथों का रेशो मतलब अनुपात, कैलकुलेट करो। यदि दोनों गैस के अणुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 तथा एकांक आयतन में गैस के अणुओं तथा एकांक आयतन में गैस के अणुओं का अनुपात 3:2 है। तो देखो जी, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 2 बराबर 1 देखो 2 पाई, देखो 2 पाई √2 पाई तो हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, n1d1² और ऊपर क्या आ जाएगा, n2d2², ठीक है। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, n2/n1 और d2/d1 का होल स्क्वायर।
अब तो बस आंसर आपके सामने है, N2/N1। ध्यान रखना 2:3 है, 3:2 नहीं है, क्योंकि गैस का अणु रेस्पेक्टिवली चल रहे हैं। तो पहले और दूसरे गैस के अणुओं का जो रेशियो है वो है 3:2। हमको क्या चाहिए, N2/N1, तो 2:3। त्रिज्या का अनुपात 1:2 दे रखा है, तो इसको भी 2:1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 चौका 8 दूनी 16/3, क्योंकि 4 आएगा, 4 दूनी 8, और रुको 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 रुको, 4 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8/3। ठीक है, अच्छा आप इसको लिख लो। फिर एक टॉपिक है, हम प्रेशर को लिंक करेंगे एनर्जी के साथ, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अब हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो नाम लिख लें आप, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी। कई सारे नाम हैं इसके, क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी। दूसरा क्या नाम है, कई जगह मिलेगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से। क्या होता है, काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, और अभी आएगा और भी कि हम काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ गैस निकालेंगे, जिसको माध्य ऊर्जा भी कहेंगे। ठीक है, चलिए देखो, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, P = 1/3 ρ/BRMS²। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। आप कहेंगे सर रटाओ मत। देखो, हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप रटाना वगैरह का काम नहीं करोगे। तो हम कहेंगे देखो ऐसा करो, नहीं रटना चाहते तो एक काम करो, आपको हम बता देते हैं कि चक्कर क्या है, पूरा माजरा है क्या। हाँ, मास अपन वॉल्यूम तो लिख सकते हैं क्या, हाँ सर ये लिख सकते हैं, चलो लिख तो सही एक बार। B का मल्टीप्लाई कर दो, P भी क्या होती है, ऊर्जा होती है, ये क्या है, BRMS²। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, अभी भी 1/3 MBRMS² याद करना पड़ रहा है, इससे अच्छा था इसको ही कर लें। चलो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ BRMS, 3kBT/m, और स्क्वायर है तो सीधा आ जाएगा। जरा वैल्यू रखना, PV = 1/3, m तो है ही, 3kBT/। देखो, यदि एक परमाणु ले रहे हो तो यहाँ भी एक परमाणु लेना, यदि यहाँ कैपिटल ले रहे हो तो यहाँ भी कैपिटल लेना। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको बस एक ही चीज़ है, m से m कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए समझ में आ जाएगा, 3 से 3 चला गया, m से m चला गया। हमको पता है ये भी एनर्जी होती है kBT, और ये भी एनर्जी होती है, बेसिकली यहाँ से आया है। ठीक है, तो हम इससे यहाँ पहुँचे, इससे यहाँ पहुँचे, इससे यहाँ पहुँचे, इससे यहाँ पहुँचे। तो आपको क्या किया है, हमने थोड़ा सा बता दिया है, जिससे इसको याद रखने में थोड़ी सी परेशानी कम हो, बाकी का तो याद करना ही पड़ेगा। देखो साहब, हाँ जी, आप चाहें तो कोई बात नहीं, एक काम करें सर, क्या करना है, क्या सोच रहे थे हम, चलो ये बताओ, इसको P = 1/3 M/V/RMS² लिख सकते हैं। यस सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो लिख तो सकते हैं, व्हाट इज द m, दैट इज द मास ऑफ गैस, गैस का द्रव्यमान, या कैपिटल N अणुओं का द्रव्यमान। किसके अणु है भाई, ये गैस के, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो गैस के। n क्या है, n बराबर m क्या है, m है कैपिटल N गैस के अणुओं का, या ऐसा करो गैस के अणुओं, गैस, अरे नहीं n कहाँ लगा, n यहाँ लगा दें, m = n गैस के अणुओं का द्रव्यमान। कैसे आया होगा ये, चलो और इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो एक अणु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, तो कैपिटल N अणु है तो कितना आ जाएगा, कैपिटल M। तो इसको यहाँ लिख दें, हाँ सर लिख दो, PV = 1/2 N × स्मॉल m और VRMS²। देखो कई सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, देख लो एक बार। कैपिटल M, देखो तीन चीज़ें हैं, M, कैपिटल M और M ओमेगा।
जब ये नहीं आता है तो हम इन दोनों को लिख देते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सर वापस बताओ, ये है, लिख लो, एक अणु का द्रव्यमान, ये है n अणु का द्रव्यमान और ये है Na अणु का द्रव्यमान। क्या है ये है अणुभार, लिख लो। क्या है ये? W का मतलब होता है वेट, कौन सा, मोलर मास है या एटॉमिक वेट है, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या के बराबर यदि अणुओं की संख्या है तो द्रव्यमान आएगा किसके बराबर? अणुभार के बराबर। यदि m बराबर n है, मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब क्या लिखोगे? कैपिटल M। और m होगा क्या? m होगा n इंटू स्मॉल m, ठीक है। और m ओमेगा क्या होगा? ये होगा Na इंटू स्मॉल m। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कोई समस्या आती है तो सॉल्व हो जाए तो बढ़िया लगता है। हाँ, पी बी बराबर हाफ n स्मॉल m